हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा अकेडमी के अंदर। तो चैप्टर नंबर 5 चल रहा है हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले एक लेक्चर अपलोड हो चुका। जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है ना, धन्य हो जाइएगा आप पहले जो है लेक्चर नंबर 1 देख लें, क्योंकि अगर आपने लेक्चर नंबर 2 देखा और फर्स्ट अटेंड नहीं किया तो यार कहीं ना कहीं आपको समझने में दिक्कत आ सकती है। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी समझ में नहीं आए, मैं चाहता हूं कि आपकी समझ में आए। तो उसके लिए फिर ये जरूरी है कि आप अपना बेस क्लियर करके आएँ। आप लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें ध्यान से। तो चलिए देख लेते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हमें क्या कवर करना है। तो ये कवर करने वाले टॉपिक्स आपके सामने हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है। इसको जानने के लिए लिखवाया कि आपको जानना है। इसमें अगला टॉपिक ये होगा कि प्लॉटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को प्लॉट करेंगे, साथ में मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे बार मैग्नेट की थ्रू एक्सियल पॉइंट पर कितना है और इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना। अगर आप बात करें पूरी, ये वैसे ही है जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ रखा है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रखी हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, प्लॉटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। हालांकि इस तरह कुछ इलेक्ट्रिक में नहीं था, लेकिन ये था कि इलेक्ट्रिक में अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसके चारों तरफ आपसे कहा था कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जरा शो करके दिखा दो, वो होता था। लेकिन ये कुछ इस तरह का नहीं था, तो ये हल्का फुल्का आपके लिए नया हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, वहां पर आपने क्या कर रखा था, आपने वहां पर एक डायपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सियल में और इक्वेटोरियल में दोनों पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली थी। तो वैसा ही कुछ ये है, आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। इलेक्ट्रिक को आप मैग्नेट से रिप्लेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। इसको मैं ऐसे ही ओरली समझा देता हूँ। तो ले लेते हैं एक नया पेज, ओरली समझ में आ जाएगा, आपको कुछ खास नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। यार बताया इसलिए जाता, देखो ये आए या नहीं आए, बताया इसलिए जाता क्योंकि बहुत काम की कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको बेवजह पढ़ लेना चाहिए। अगर आप पढ़ लेते हैं बेवजह उनको तो आपको बहुत फायदा मिलता है। उसका मैं आपको अभी प्रूफ दिखाऊंगा। तो ये हमारे सामने लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको अच्छे से पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इनके बारे में देख लेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या। हाँ, यही अपना मेन टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिनको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। उनकी ये कहते किसको है, एक्चुअल में माइकल फेराडे ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। उन्होंने यही बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से होता, उन्होंने ये बताया। हालांकि ये इमेजिनरी होती हैं, लेकिन उन्होंने इसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिया। विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, उन्होंने बनाकर दिखाया कि अगर नॉर्थ ये है, साउथ ये है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकल रही होंगी। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिया उन्होंने, माइकल फेराडे ने। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन क्या एक्चुअल में एग्जिस्ट करता, तो जैसा उन्होंने दिखाया रिप्रेजेंटेशन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में बना के दिखा दी। लेकिन एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप देख नहीं सकते, आपको नहीं पता वो कैसी है। लेकिन उन्होंने विजुअलाइजेशन करने के लिए, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए, उसके इंटरेक्शन को समझने के लिए, मतलब आने वाली जितने भी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हैं या मैग्नेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बनते हैं, अट्रैक्शन, रिपल्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, उनको इजी करने के लिए उन्होंने ये रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है कुछ इस तरह से होती है, ये लूप बनाती है। बट एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल है। ठीक है भाई, ये वाली बात थी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है, एक्चुअल में ये क्लोज कर्व होता है, ये क्लोज कर्व होता है। ये मैग्नेट के चारों तरफ एक क्लोज लूप होता है जो मैग्नेट के नॉर्थ से तो निकलता है, वो साउथ पर जाकर टर्मिनेट होता। तो इसका मतलब यहां से ये निकल रहा है और यहां पर ये एंड हो रहा है, साउथ से निकलता है और नॉर्थ पर जाकर मिलता है। और ये हमेशा क्लोज कर्व की फॉर्म में ही पाया जाता, मतलब लूप बनाता गोल गोल। ठीक है, और क्या है, इससे ये फायदा होता है
ये तो आपने समझ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ये एक इमेजिनरी कर्व है जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप खड़े होगे, जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप खड़े होकर मैग्नेटिक फील्ड देखना चाह रहे हो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा, और अगर आपको डायरेक्शन चाहिए उसकी तो डायरेक्शन भी मिलेगी। लेट अस सपोज कि यहां डायरेक्शन चाहिए तो यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। लेट अस सपोज कि यहां डायरेक्शन चाहिए, यहां एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। यहां डायरेक्शन चाहिए तो यहां एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये वो इमेजिनरी कर्व है जिसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आप एक टेंजेंट ड्रॉ करके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी जानकारी आप याद रखिएगा कि ये क्लोज लूप्स होते हैं या फिर क्लोज कर्व होते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं एक पाथ होता है जो मैग्नेट के नॉर्थ से निकलता है और साउथ पर जाकर टर्मिनेट होता, जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आप वहां पर टेंजेंट बना करके एक टेंजेंट ड्रॉ करके आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या, तो प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी ये है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि ये नॉर्थ से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं? नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पर जाकर टर्मिनेट होती हैं। तो मैं इनको लिख नहीं रहा, मैं ऐसे ही ओरली बता रहा हूं। ये आप चाहें तो बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। तो समझ लो, ये हमेशा मैग्नेट के नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पर जाकर टर्मिनेट होती हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कि जो मैंने अभी बताया ये आउटसाइड द मैग्नेट था, मैग्नेट के बाहर था, लेकिन अगर मैग्नेट के अंदर की बात करोगे तो ये साउथ से निकलती हैं और नॉर्थ पर जाती है, इन द इंटीरियर ऑफ द मैग्नेट। देखो, साउथ से निकलेंगे और नॉर्थ की तरफ को जाएंगे तो ये इंटीरियर ऑफ द मैग्नेट है। दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? दे ऑलवेज फॉर्म्स अ क्लोज लूप, वो हमेशा क्लोज लूप बनाती है, हमेशा क्लोज लूप। नॉर्थ से निकला साउथ पे जाकर टर्मिनेट, नॉर्थ से निकला साउथ पे जाकर टर्मिनेट, और ऐसे ऐसे बहुत सारे लूप होते हैं। तो नॉर्थ से निकलती है साउथ पे जाकर टर्मिनेट। तीन प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि नॉर्थ से निकलती है साउथ पे जाकर टर्मिनेट हो जाती है, आउटसाइड द मैग्नेट। इंटीरियर ऑफ द मैग्नेट, साउथ से निकलती है नॉर्थ पे जाकर मिलती हैं, दोनों बात हो गई। तीसरा, दे ऑलवेज फॉर्म्स अ क्लोज लूप, तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? चौथी प्रॉपर्टी ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। क्या कहा मैंने? कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। क्यों? अगर हम ये मान लें कट कर रही हैं तो क्या हो जाएगा? लेट अस सपोज कि ये कट कर रही है यहां पर ऐसा कट कर रही है। लेट अस सपोज, मान लो, जबकि है नहीं एक्चुअली, मान लो कि ये ऐसा कट कर रही है। अब जब यहां पर ये कट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि जो व्हाइट वाला है व्हाइट वाले के ऊपर भी ये पॉइंट है और ये इस पर्टिकुलर पिंक वाले के ऊपर भी पॉइंट है। अगर मैं पिंक वाले के ऊपर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा तो कुछ इस तरह से आएगी, और व्हाइट वाले पे देखूंगा तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आएगी। तो मुझे एक बात बताओ, एक ही मैग्नेट का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो हो सकते हैं? कभी नहीं, एक ही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो हो सकता है। तो इस बात से ये पता चला कि ये कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती। समझ में आ गई बात? तो आप, ये चौथा पॉइंट हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। चौथी ये है कि ये अपनी लेंथ वाइज, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये, तो ये लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करती हैं या कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सुकड़ जाती हैं। लेंथ वाइज सुकड़ने की टेंडेंसी होती है इनकी, लेट अस सपोज कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो लेंथ वाइज सुकड़ने की टेंडेंसी होती है। दैट्स वाई ये एक दूसरे को नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट इसी वजह से ही करते हैं, क्योंकि नॉर्थ और साउथ है, एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अब वो एक दूसरे को ना खींचना शुरू कर देते हैं। जब वो खींचते हैं तो वो एक दूसरे के पास आते हैं, तो पास आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो छोटी होती चली जाएंगी, फिर वो चिपक जाएंगे एक दूसरे से। तो लेंथ वाइज कम होने की टेंडेंसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पास होती है। दूसरी का नाम आ गया, अब आगे लगभग छठी प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी ये है कि ये लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ एक्सपेंड भी हो जाती है।
दैट्स वाई एक्सपेंड होने का मतलब क्या, फैल जाती है। अब जैसे कि ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है, दोनों नॉर्थ ले आओ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से थी, आप पास में लेकर आ गए तो ये देखो इस तरह से, इस तरह से होगा, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। आप कितने में चिपका लो, छोड़ोगे तो वापस से ओरिजिनल स्टेट में। जबरदस्ती आप लेकर आओ पकड़ के, ऐसा हो जाएंगी। ये फील्ड लाइंस, मेरी फिंगर्स फील्ड लाइंस को शो कर रही है, ऐसा हो जाएंगी। जैसे छोड़ोगे वापस से ऐसा हो जाएंगी, फिर लेकर आओगे ऐसा हो जाएंगी, ऐसा ऐसा चलेगा। तो ये सेम के साथ है, ओ सॉरी हाँ सेम के साथ है, नॉर्थ ये है नॉर्थ ये, साउथ ये साउथ ये, तब भी यही होता। लेकिन अगर एक नॉर्थ है एक साउथ है तो ये इस तरह से है, हर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करके अट्रैक्शन कर लेंगी। तो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, इसलिए अट्रैक्शन को आप समझते हो कि अनलाइक पोल्स के बीच में अट्रैक्शन लगता है। लेकिन अगर लाइक पोल्स होंगे तो रिपल्शन लगेगा। इट मींस रिपल्शन का मतलब ये है वो एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो इससे ये पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे को धक्का दे रही है। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या कर रही हैं, अपनी लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये आपने छठा पॉइंट पढ़ लिया। इसमें एक पॉइंट और ये भी ऐड कर सकते हो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो कर्व होता है जिस पर आप यूनिट नॉर्थ पोल को रख दो। किसको रख दो? यूनिट नॉर्थ पोल को रख दिया जाए तो वो यूनिट नॉर्थ पोल में इस लाइन के अलोंग चलने की टेंडेंसी रखता। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि ये देखो नॉर्थ था इस वाली मैग्नेट का, आपने यूनिट नॉर्थ पोल को यहां रख दिया इस कर्व पर, तो ये कर्व जो है या फिर ये जो मैग्नेट है इस कर्व के अलोंग यूनिट नॉर्थ पोल को ही चलाती रहेगी। अगर आप यहां पर यूनिट साउथ पोल रख दोगे तो यूनिट साउथ पोल होगा तो ये अट्रैक्ट कर लेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन या फिर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स वो कर्व होता है जिसके अलोंग आप यूनिट नॉर्थ पोल को रख दोगे तो वो चलने की कोशिश करता। जिस तरह से आप ये कहते हो ना कि मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को रख दोगे तो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करना शुरू कर देता। पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? और निगेटिव के बारे में क्या कहते हो कि निगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आता। तो वैसे ही यहां पर है कि नॉर्थ को जो आप पॉजिटिव मान लो और यहां पर आपने यूनिट नॉर्थ पोल रख दिया तो नॉर्थ नॉर्थ तो रिपल्शन खाएगा, तो ये दूर जाएगा। अब ये किस पाथ पर मूव करेगा? वो पाथ, वो कर्व ही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। ठीक है भाई, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। इसके बाद ये हो गया, ये हो गया, लिखा नहीं है मैंने, सब कुछ समझा दिया। मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी समझा दी और ये होती क्या है ये बता दिया। प्लॉटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को प्लॉट कर देते हैं। लेट अस सपोज कि आपके पास एक बार मैग्नेट है जिसका नॉर्थ ये है और साउथ ये है। तो ये मैं क्या कर लिख रहा हूं यहां पर, प्लॉटिंग, प्लॉटिंग क्या था? प्लॉटिंग ग्राफ था या कुछ और था? प्लॉटिंग मैग्नेटिक फील्ड, प्लॉटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। अब यार आपके सामने ये चैलेंज है कि आपके पास एक बार मैग्नेट है, बार तो इस तरह की होती है, अब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को प्लॉट करके बताओ। अब आप कैसे कहोगे? अब ऐसे मान लो कि आप बिल्कुल वर्जिन हो, आप इस फील्ड में आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता। अब आप एक बात बताओ, जब आपके सामने ये साउथ नॉर्थ रखा हुआ है, आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आप ऐसा मान लो दूसरे प्लेनेट से आओ, ये साउथ और नॉर्थ है, आपको पता है कि ये बस अट्रैक्ट करती है। अब आप कैसे प्लॉट करोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन? आपको कोई नॉलेज नहीं है, बिल्कुल नीलवटे सन्नाटे हो, तो कैसे प्लॉट करोगे? तो आप क्या करोगे, या तो आप इस तरह की एक कोई छोटी सी मैग्नेट ले लोगे, लेनी पड़ेगी, मैग्नेट ले लो, या फिर आप एक काम करोगे, आप जो है ना लोहे का बुरादा रख दोगे इसके चारों तरफ, फिर आप इस पर हाथ मारते रहोगे तो लोहे का बुरादा एक लूप बना लेगा। ये एक्सपेरिमेंट मैंने भी किया है। खैर, आप विदेश से आए हो या फिर आप दूसरी दुनिया से आए हो तो आप अपने साथ एक छोटा सा कंपास लेकर आए हो, या फिर आप ये कह सकते हैं मैग्नेटिक निडल लेकर आए हो, छोटी सी। तो छोटी सी मैग्नेटिक निडल, कंपास या फिर मैग्नेटिक निडल कुछ इस तरह की दिखती है, जिसमें एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। ये जो मैंने वाइड कर दिया ये नॉर्थ है और ये साउथ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है भाई। अब आपको एक चीज अच्छे से पता है कि अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है
और ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो रिपल्शन लगेगा। क्या लगेगा? रिपल्शन, क्योंकि सेम सेम पोल एक दूसरे के सामने आ गए, रिपल्शन लगेगा। तो देखो हमने क्या किया, हम इसे उठा कर लेकर आए, आजा आजा आजा, और यहां रखा। तो जब यहां रखा इसको, तो ये देखा गया कि नॉर्थ जो था, इसको हम इस तरह से ही बना देते हैं, ओ आर, और इस तरह से ही बना देते हैं। एरो, एरो जो है वो नॉर्थ को बताता, बाकी दूसरा साउथ है। तो ये देखा गया कि जो नॉर्थ था वो इस तरफ था और साउथ इस तरफ था। फिर इसको दूसरी लोकेशन पर रखा गया, यहां रखा गया। तो यहां नॉर्थ अब ऐसा हो गया, साउथ ऐसा हो गया। साउथ अब भी देखो नॉर्थ की तरफ को ही है, जबकि ऊपर जो है नॉर्थ है, तो नॉर्थ को भगा रहा है, साउथ को खींचने की कोशिश कर रहा है। और देखा गया, यहां रखा गया, तो यहां ये देखा गया, तो ये कुछ इस तरह से पाया गया। फिर और देखा गया, यहां रखा, तो यहां देखा गया कि भाई ये कुछ इस तरह से हो गया, नॉर्थ साउथ। फिर और देखा गया, यहां देखा गया, तो यहां कुछ इस तरह से हो गई निडल। और देखी गई, निडल को यहां रखा गया। ये क्या बना रहा हूं मैं? अंडे का फंडा। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। और रखा गया, चिपका चिपका गया, तो ये इस तरह से मिला। और रखा गया, चिपका चिपका गया, तो ये इस तरह से मिला। और रखा गया, चिपका चिपका गया, तो कुछ इस तरह से मिला। ठीक है भाई। तो ये देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है एक बार मैग्नेट के चारों तरफ कुछ इस तरह से बना। अब आपको एक बात बताऊं बहुत बारीकी की, वो बारीकी की बात ये है कि जिस ये जो लाइन है ना, लाइन, इन लाइनों को मिला दो, इन लाइनों को मिला दोगे तो इस बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का कर्व मिल जाएगा। ये रुकती, ये जो मैग्नेटिक नीडल है, ये रुकती ही उस तरफ को है जिस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के जा रही होगी। इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे निकल के जा रही होगी, तो इसी डायरेक्शन में रुकेगी। समझ गए? तो ये है प्लॉटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। तो कुछ इस तरह का होता। इसको आप इस तरह से ही बना लेते हैं, जब आपको बहुत ज़्यादा खाली होते हो, आप वक्त आपके पास बहुत होता है घर में मस्ती के लिए, तो आप बैठे बैठे इस तरह से प्लॉट करते रहते हो। ठीक है भाई। तो आप चाहें तो आप घर पे अपने खुद ट्राई कर सकते हैं, बैठे बैठे मस्ती लें। ठीक है भाई, मस्ती ही लें और कुछ ना लें। ये देखो इस तरह से आ गया, मस्ती लोगे ना तो आपने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, प्लॉट कर दिया। ठीक है, चलो भाई, ये बच्चों वाले टॉपिक थे, और बच्चों वाले टॉपिक बच्चों वालों ने भी और बच्चों ने, दोनों ने सुन लिए। ये भी सुन लिया, ये भी सुन लिया। अब सवाल यहां पर ये आता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट, ये बताओ आप कहां कहां बताना आपको एक्सियल में बताना है, इक्वेटोरियल में। जबरदस्त। अब ये जो होता है एक्चुअल में ये वैसा ही है जैसे कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उससे आप कह रहे हो कि इसके एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड बता दे और इक्वेटोरियल में, तो वैसे ये है। आपके पास जो बार मैग्नेट होती है वो एक्चुअल में एक मैग्नेटिक डायपोल ही तो है। मैग्नेट तो कोई सी भी हो, डायपोल तो 100% होगी, क्योंकि नॉर्थ और साउथ एग्जिस्ट करेंगे, मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ले लेते हैं। लेट अस सपोज कि मेरे पास ए बी एक मैग्नेट है जिसके खुद के जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है वो थोड़ी अंदर होती है, और ये नॉर्थ पोल की है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। बच्चों की तरह समझते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम समझ में आ जाएगा। इन दोनों को मिलाओगे तो इसको बोलते हो आप मैग्नेटिक लेंथ। लेट अस सपोज कि इनका मिड पॉइंट ये है O। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक लेंथ है, लेट अस सपोज कि ये 2L है। कितनी है? तो इसका मतलब ये भी L हुआ और ये भी L हुआ। बार मैग्नेट के मिड पॉइंट से, कहां से? मिड पॉइंट से। लेट अस सपोज, क्योंकि एक्सियल की बात कर रहे हैं, पहला डेरिवेशन किसका है हमारा? इसमें एक्सियल का है ना। ये एक्सियल का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल इन एक्सियल डायरेक्शन, पूरा नाम ये है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया एक्सियल, समझते हैं आप बात को। तो मिड पॉइंट से लेट अस सपोज, क्योंकि एक्सियल की बात की गई तो या तो एक्सिस में इधर को जाओगे या आप एक्सिस में इधर को जाओगे एक्सियल में। तो लेट अस सपोज कि मैं ऐसे जा रहा हूं
और यहां पर लेट अस सपोज कि पॉइंट P है। ये P पॉइंट जो है ये एक्सियल डायरेक्शन में है इस बार मैग्नेट के, जहां पर मुझे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ड्यू टू बार मैग्नेट। बात सही है, निकाल देंगे। तो इसकी डिस्टेंस भी तो मानो अब, जैसे कि आपने वहां पर डायपोल में डिस्टेंस मानी थी ओ से, तो आप यहां भी डिस्टेंस मानोगे। तो डिस्टेंस मानने के लिए आप एक नया चमत्कारी कलर यूज कर लोगे। तो लेट अस सपोज कि मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है इसकी, मिड पॉइंट से ये एक डिस्टेंस ले लेते हैं कि मिड पॉइंट से ये क्या माने, इसको बताओ क्या मानते हैं। ये ऐसा मान ले कि ये जो नॉर्थ है, नहीं मिड पॉइंट से ये आर डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर ले लो। मिड पॉइंट से कहाँ है, आर डिस्टेंस पे। लेकिन जब आपको कूलॉम्स लॉ लगाना होता था इलेक्ट्रिक में, तो आपको ये कहना होता था कि वहां पर कोई चार्ज रखा हुआ है, या आप एज्यूम कर लिया करते थे कि वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो आप वहां क्या करते थे, आप वहां ये करते थे कि आपके पास माइनस प्लस का Q1, आप कहते थे कि यहाँ पर लेट अस सपोज कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो, तो इसकी वजह से यहाँ पर कितनी फोर्स लगी वो चेक करते थे। तो फोर्स जब चेक करते थे तो ये डिस्टेंस लेते थे ना आप, ये डिस्टेंस मतलब होता था। वैसे ही आप इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स देखते थे। फोर्स ना देख करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देख लो ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देख लो। तो जब इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखते थे तो यहाँ पर पॉइंट को हटा दो, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए थी आपको। तो वैसे ही यहाँ पर है, वैसे ही यहाँ पर है कि आपको इस पर्टिकुलर नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ से इस P पॉइंट तक की डिस्टेंस चाहिए। अब मुझे बताओ, पूरा तो ये R हो गया और इतना क्या है, ये L है। देखो इतना L है, पूरा R है, आपको ये चाहिए। तो ये चाहने के लिए पूरे में से इसे माइनस कर दो, तो ये आपके पास रह जाएगा, ये रह जाएगा L माइनस सॉरी R माइनस L, R माइनस L ये हो गया। ठीक है भाई, R माइनस L आपको मिल गया, बिल्कुल मिल गया। जिस तरह से आपको R माइनस L मिला है वैसे ही कुछ और भी मिलेगा। देखो क्या मिलेगा, प्रसाद। अब मैं कह रहा हूं कि आपको यहां से उस P पॉइंट तक की डिस्टेंस चाहिए, तो आप कहोगे कि यार मुझे इस पर्टिकुलर साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ से P तक की चाहिए डिस्टेंस। तो आप कहोगे यार ये इतना तो R है और ये L है, तो R प्लस L हो गई यहां तक की। तो यार देखो सब वही है जो आपने पढ़ रखा है, कुछ और नहीं है। ठीक है भाई, अब यहां पर आप लोगों की थोड़ी सी मुझे मदद चाहिएगी, क्योंकि अगर आप लोगों ने मदद कर दी तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। सब्सक्राइब करने में मदद करते रहो। तो यहां पर मदद कैसी करनी है आपको, मदद ऐसे करनी है कि ये नॉर्थ है और ये मान लो कि यहां पर यूनिट नॉर्थ पोल रखा है, बिना उसके होगा नहीं। तो यहां पर यूनिट नॉर्थ पोल रखा है और ये खुद नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल पे क्या लगाएगा, रिपल्शन। तो इट मींस नॉर्थ पोल की वजह से यहां पर जो फोर्स निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी, वो क्या निकल कर आएगा, ये फिर आप फोर्स क्या निकल कर आएगी, इस तरफ को निकल कर आएगी, इस तरफ को। तो मैं कहूंगा कि ये नॉर्थ पोल की वजह से फोर्स आई है। सिमिलरली आप क्या करोगे, यहां पर साउथ पोल की वजह से देखोगे, तो साउथ पोल की वजह से क्या होगी, इधर को होगी, मतलब इस तरफ को होगी। तो ये फोर्स लगेगी यूनिट नॉर्थ पोल पर साउथ की वजह से। ठीक है, इन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री का। हालांकि आप 180 डिग्री का यूज कर सकते हैं क्योंकि दो वेक्टर लगे हुए हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। रिजल्टेंट कैसे निकालोगे ये आपको अच्छे से पता। तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस यूनिट नॉर्थ पोल पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, क्या कह रहा हूं, नेट फोर्स, ये फिर आप ये कहो, क्योंकि आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जरा थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेता था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेता था, तो मैं ये कहता था फोर्स अपॉन यूनिट चार्ज। अब मैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहूंगा तो मैं कहूंगा फोर्स अपॉन यूनिट पोल स्ट्रेंथ, या फिर यूनिट नॉर्थ पोल। तो चूंकि यूनिट नॉर्थ पोल ले ले तो इसका मतलब ये है इसकी वैल्यू 1 है। जब यूनिट का जिक्र चल रहा होता है तो 1 है, तो इसका मतलब जो फोर्स आप निकाल रहे हो वही क्या है आपके लिए, वही है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। जरा समझने की कोशिश करें बारीकी से।
तो मैं ये वाली बात लिख देता हूं, मतलब यहां पर जो डायरेक्शन है वो ही बतानी है आपको, तो आप लिखो डायरेक्ट फोर्स ऑन यूनिट नॉर्थ पोल ड्यू टू नॉर्थ ऑफ, मैं कह रहा हूं इसकी पोल स्ट्रेंथ आपने ले रखी QM। मैंने कहा फोर्स ऑन अ यूनिट यूनिट नॉर्थ, ये हो गया ड्यू टू नॉर्थ की वजह से जिसकी पोल स्ट्रेंथ QM है। तो लगाओ, फोर्स देखना चाह रहा हूं तो इसको मैं FN कहूंगा, वेक्टर लगा दिया तो मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। अब चूंकि वहां पर जब आप फोर्स लिखते थे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये सब कुछ लिखते थे, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन चूंकि ये मैग्नेट है तो मैग्नेट के लिए जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। Q1 Q2 एक की पोल स्ट्रेंथ यूनिट है और एक की पोल स्ट्रेंथ आपको पता है, तो यूनिट वाले को 1 कहो और जिसकी पता है उसकी आपने QM कह दी, और डिस्टेंस आपके पास जो है वही रख दोगे उसका स्क्वायर। तो वैसे ही तो है यार, यहाँ सब कुछ लगाओ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। एक्चुअल में कुलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म था, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं था तो नहीं पढ़ाया, तो दिक्कत भी नहीं आने दूंगा मैं, ठीक है। तो इसकी पोल स्ट्रेंथ और यहाँ की पोल स्ट्रेंथ, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ तो QM है, उसकी पोल स्ट्रेंथ तो यूनिट है क्योंकि मैंने लिख दिया यूनिट नॉर्थ पोल, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है R-L, डिस्टेंस का स्क्वायर। चूंकि वो आपने इधर वेक्टर दिखाया तो आप इसे भी वेक्टर में दिखाओगे, तो वेक्टर का मतलब डायरेक्शन बताओगे, तो डायरेक्शन किधर से किधर को है, N से P की तरफ को, तो आप कह दोगे अलोंग NP और S से, ठीक है भाई। इसको मिटा देते हैं, जैसा आपने इसका कहा वैसे ही दूसरे वाले कह दो। क्या कहोगे, फोर्स, ये फिर आप इसे खत्म करो, सिमिलर कह दो। सिमिलर आप लोगों के लिए थोड़ा आसान कर देता हूँ। सिमिलर जो FS होगा वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो होगा ही होगा, QM भी होगा क्योंकि पोल स्ट्रेंथ सेम होती है। पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, सेम। एक का नेचर क्या होता है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, दूसरा इनवर्ड, तो QM ही रहेगा। डिस्टेंस देखो, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस R प्लस L का होल का स्क्वायर। अब डायरेक्शन बताओ, अलोंग, उधर से इधर की तरफ को है तो PS है, PS अलोंग PS, P से S की तरफ को, मतलब एक दूसरे के एंटी पैरेलल। तो यहां पर अब आपको कहना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं लिख रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट, अरे पॉइंट तो पूरा लिख दो, पॉइंट P। ये क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, तो इसको एक्चुअल में इस तरह से कहेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट, एक कलर ले लेते हैं, ये इस तरह से होगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट नॉर्थ पोल मत कहो, यूनिट नॉर्थ एट डिस्टेंस P, या एट ए डिस्टेंस, या फिर एट डिस्टेंस ना क्या करके एट पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशन, एट पॉइंट P। तो हमने कहा कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में कुछ नहीं है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट नॉर्थ, जो यूनिट नॉर्थ ने फोर्स एक्सपीरियंस किया है बस वही है, ठीक है, क्योंकि आपने उसको यूनिट ले रखा। अब बताओ फोर्स कितना एक्सपीरियंस किया, तो इसको करने के लिए या फिर नेट फोर्स निकालने के लिए आपको पता एक फोर्स इधर को लग रही है और एक फोर्स इधर को लग रही है। अब आप ये देखो ज्यादा कौन सी लग रही है, तो आप जरा ध्यान दो, यहां से यहां तक देखो डिस्टेंस कम, और आपको पता है फोर्स जो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस कम है तो फोर्स, और डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स, यहां से यहां तक डिस्टेंस ज्यादा तो इसका फोर्स कम। तो ऐसे कह सकते हो साउथ का यहां पर इफेक्ट क्या होगा, नॉर्थ का इफेक्ट ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जो नेट फोर्स निकल कर आएगी वो ये निकल कर आएगी F नॉर्थ माइनस F
अब हमने वो हटा दिया वेक्टर वेक्टर, बस इनकी वैल्यू रखो और आंसर निकाल लो। तो एफ नॉर्थ माइनस एफ साउथ, तो यहाँ पर बी निकल कर आ गया एफ नॉर्थ माइनस एफ साउथ। गाइस ये रुक गया, मुझे नहीं पता कब रुका। सब कुछ वैसे ही है जैसे आपने किया है आज तक चैप्टर नंबर 1 के अंदर, वैसे ही है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हुए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको तो कॉमन लो, साथ में क्यू को भी कॉमन लो, जो बचेगा वो लिख लो, जो जो बचा उसे उसे लिखो। क्या क्या बचा आपके पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई गया गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई गया गया, क्यू एम गए तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ बचेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये क्यू एम का मतलब ये है कि बस पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है, कलर यही ज़्यादा अच्छा। तो म्यू नॉट क्यू एम अपॉन 4 पाई, जरा इसको लो एलसीएम ले लो, अलग अलग नंबर है तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होगा, जैसे मैं वहाँ सिखाता था। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम है तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे करो, ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इधर आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब आपकी कैलकुलेशन बची, इधर बी चल रहा है, ये ध्यान रखना बी एक्सियल, तो म्यू नॉट क्यू एम अपॉन 4 पाई, जल्दी से बताओ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2 आर एल, ये कहाँ से लिख दिया मैंने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप लोगों को ये नहीं पता तो 12th छोड़ दें भाई, आपके बस की बात नहीं है। आपको सर डिमोटिवेट कर रहे हो, क्या बात हुई आपकी ये भाई, डिमोटिवेट के चौथी क्लास के बच्चे को पता होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। माइनस लगा हुआ तो पहले ब्रैकेट लगा लो, इसका होल स्क्वायर खोलो, ए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 आर एल अपॉन, अब देखो एक बार घट रहा है और एक बार जुड़ रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका मतलब डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर तो ऐसे चलेगा, ठीक है। बी एक्सेल आप निकाल रहे हो, म्यू नॉट अपॉन क्यू एम ऐसे रहेगा, 4 पाई ऐसे रहेगा। अरे आप लोगों ने समझ लिया ना अच्छे से, इसको देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के 2 आर एल, माइनस लगाओ, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आर स्क्वायर। वास्तव में एक बात बताऊं, मैंने आज तक इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ, मैंने अपने बच्चों को कभी ये कराया ही नहीं। ये तो ऑनलाइन का मसला बन गया कि मुझे कराना पड़ गया, बच्चे खुद ही कर लिया करते थे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इत्तेफाक की बात ये है कि ये पूछा भी नहीं गया चलो मैंने सेपरेशन लाइन ड्रॉ कर दी है, बी ए, इससे अच्छे अच्छे डेरिवेशन पढ़े हैं, ये इस तरह से देखो अपॉन 4 पाई। हाँ भाई, जो कट रहा है उसे काट दो, जो बच रहा है उसे छोड़ दो। क्या क्या काटा, आर स्क्वायर से एल स्क्वायर से 2 आर एल, तो आप कह दोगे 2 बार आ गया 2 आर एल, ठीक है। दिक्कत हो तो बता दो, दिक्कत है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। वास्तव में आपका डेरिवेशन यहाँ आके खत्म हो जाता, लेकिन आप उंगली करने की आदत है तो उंगली करोगे। सिंस वी नो दैट, क्या जानते हो आप कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, पोल स्ट्रेंथ और दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन। तो जहां पर क्यू एम और 2l है उन्हें ले लो, तो क्यू एम आपके पास ये है बच्चा, 2l ये है तो 2 के साथ ले लो, l को मल्टीप्लाई में है, किसी को भी कैसे ले लो। तो जहां पर ये दोनों हैं इन सबकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, m। m क्या है, डाइपोल मोमेंट। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये ऐसे ही रहेगा, 2 ऐसे ही रहेगा, 2 और l और m, 2l और m इनको मिला के मैंने कह दिया m, 2 भी ऐसे बचा और m लिख दिया मैंने उसकी जगह, और एक r बचा हुआ, r बचा, यहाँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक्चुअल में तो आपका फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला ये बना, लेकिन आपको मैंने क्या कहा, उंगली करने की आदत है तो आप उंगली करोगे। आप ये कहोगे लेट से, क्या लेट से, कि जो डिस्टेंस थी, मतलब जो पी पॉइंट था वो बहुत दूर है, बहुत दूर। जब डिस्टेंस जब बहुत दूर होगा तो फिर आप यार ये देखो ये डिफरेंस हो रही है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो आर के स्क्वायर में से, और एल बहुत छोटा है एल, तो जब एल बहुत छोटा है आर के मुकाबले में तो उसका स्क्वायर, तो मतलब
आर का एल का स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर के मुकाबले में। ऐसे मान लो 1,00,000 में से 54 घटा दो, तो आप ये कहोगे कि ना घटा में तो अच्छा है ना, नेग्लिजिबल, या फिर आप उसको नगण्य मान लेते, तो वैसे ही करना पड़ेगा। मैं क्या लिख रहा हूँ, इफ आर जो है वो बहुत बड़ा है एल से, तो इसका मतलब आर स्क्वायर बड़ा होगा बड़ा होगा बड़ा होगा बड़ा होगा एल स्क्वायर से, तो आप एल स्क्वायर को क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट, इग्नोर, खत्म। तो आपके पास बी ए क्या हो जाएगा, μ0/4π। इग्नोर करो यार, इग्नोर करो, गर्ल्स आप भी इग्नोर करो। 2mr और नीचे क्या बचेगा, आर स्क्वायर, चूंकि आपने इसको तो इग्नोर कर दिया, चाहे कितना भी आपका बोबा है ना, सोना चांदी चवंतराज था ना, बाबू सोना मोना, आपने तो इग्नोर कर दिया इसे। अब ये आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर की पावर 4, एक आर ऊपर है और एक आर की पावर 4 ये है, तो ये आर की पावर 3 छोड़ कर जाएगा। तो जो आपका डेरिवेशन निकल कर आया वो ये आया, बी ए इज इक्वल टू μ0/4π 2m/r³। जरा एक बात ध्यान दो, अब आपके जो निकल कर आया एक्सेल में वही आया, बी ए इज इक्वल टू μ0/4π 2m/r³। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर है। तो अब आप ये देखोगे मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे कैसे हैं, तभी तो आप दिखाओगे। तो आप ये कहोगे कि डायपोल मोमेंट जो होता है, जिसको आप एम वेक्टर कहते हो, वो साउथ से नॉर्थ होता, बिल्कुल है। और जो मैग्नेटिक फील्ड आया है वो इन दोनों के डिफरेंस आया, रिजल्टेंट्स है। तो रिजल्टेंट का मतलब क्या था, ये जो निकल कर आया था नेट, अभी नेट किसकी तरफ को आया था, इसकी डायरेक्शन भी बता दो। चलो ये नेट किसकी तरफ को होता है, ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस करोगे, ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस करोगे, तो रिजल्टेंट तो अब भी ज्यादा वाले की तरफ को ही आएगा। तो इसको आप कह सकते थे अलोंग एन पी। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो आया है वो किधर को आया है, इधर को आया है, जबकि डायपोल मोमेंट भी किधर को है, इधर को है। तो इसका मतलब जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, जब दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आपको इस डेरिवेशन में या इस डेरिवेशन के वेक्टर फॉर्म में बदलने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही कर देना सेम डायरेक्शन की वजह से। और आप ये लिख दोगे मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या बना दिया मैंने, ये क्या बना दिया मैंने, अरे ये क्या, मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। और ये तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टकला। कौन सा टकला, ये टकला नहीं, ये वाला टकला मत समझिए, टेस्ला वाला टकला, टेस्ला। ठीक है, एक आपने डेरिवेशन कर लिया, अब इसका सेकंड पार्ट बचता, सेकंड पार्ट भी तो बचेगा, तो वो भी करेंगे। कौन सा बताया आपने, क्या, टिटोरी, अच्छा, इक्वेटोरियल। ये इक्वेटोरियल क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो आपको अब क्या ले लेना है, एक बार मैग्नेट ले लेनी है, इसकी यहाँ पर नॉर्थ पोल बना दो, उसकी पोल स्ट्रेंथ बता देंगे, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसकी पोल स्ट्रेंथ QM है, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ QM है, इन दोनों को मिला दो और इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, ये होगा। लेट अस सपोज कि ये O है, तो ये भी L हुआ, ये भी L हुआ, पूरी कितनी हो गई, 2L हो गई। लेट अस सपोज, अब देखो इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है इक्वेटोरियल, जस्ट इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहीं पर भी ले लो। तो लेट अस सपोज कि R डिस्टेंस अवे मिड पॉइंट से, R डिस्टेंस अवे एक पॉइंट P है जहां पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है, और उस P पॉइंट पर यूनिट नॉर्थ रखा हुआ है। वाह, मजा आ गया, क्या बोला हूं यार मैं, है ना, मजा आ गया। तो ये आपके पास L है और ये भी आपके पास L, और ये 12 है, ये साउथ है और वो नॉर्थ है। तो जरा मुझे एक बात बताओ, ये नॉर्थ उस यूनिट नॉर्थ पर क्या इंपैक्ट लगा रहा होगा, जल्दी से बताएं। शाबाश 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 मेरा बच्चा, ओले मेरा बच्चा, लो लिया है। तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो डायरेक्शन ऑफ रिपल्शन किधर को आएगी, इस तरफ को आएगी। तो आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, रिपेल कर रहा होगा तो मतलब कुछ इस तरह से। तो ये रिपेल कर रहा है, तो इसका मतलब ये फोर्स लगा नॉर्थ की वजह से। साउथ वाला इस पर क्या इंपैक्ट डालेगा यूनिट नॉर्थ पे,
अट्रैक्ट करेगा इसको ये, तो इसका अट्रैक्शन इस तरह से आएगा। ये क्या बन गया यार, अट्रैक्शन इस तरह से आएगा। तो अट्रैक्शन जब इस तरह से आएगा तो उस अट्रैक्शन फोर्स को मैं दिखाऊंगा ना कि इस पर साउथ वाइसन ने अट्रैक्शन लगाया है, यहां पर नॉर्थ वाइसन ने रिपल्शन लगाया था, सही है। तो ये जो है साउथ वाइसन ने क्या लगाया है इस पर, अट्रैक्शन। अब लेट अस सपोज, ये तो आपको पता, सपोज कि अगर ना डायपोल मोमेंट जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ को है, तो डायपोल मोमेंट और इस P के साथ, डायपोल मोमेंट और इस P पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन जो है ये एंगल थीटा बना रही है। सिमिलरली ये भी थीटा बना रही है। जब ये थीटा बना रही है तो आपको एक चीज पता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं आपस में, इक्वल। अगर दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल इसको कट कर जाता तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता, तो Z वाले एंगल इक्वल होते। तो आप एक काम कर लें, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जो लाइन है एक्चुअल में इन दोनों फोर्सेस का नेट को रिप्रेजेंट करता। अब जब नेट को रिप्रेजेंट करता तो यहां तो यार चमत्कारी बात कह दी आपने। चमत्कारी बात क्यों ना कहूं, और क्या इसमें चमत्कारी बात है जरा ये बताओ। एक्चुअल में जब आपको फोर्सेस अलोंग द डायरेक्शन नहीं मिलते हैं, आपको परपेंडिकुलर मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिलते हैं, तो आप उनका रिजोल्यूशन करते हैं, आप उनको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में तोड़कर सॉल्व करते हो। जब मोर देन वन फोर्सेस लगे हुए हों या मोर देन वन वेक्टर क्वांटिटी लगी हुई हो एट अ पॉइंट, तो आप उनको हमेशा रिजॉल्व करके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में ही सॉल्व करते हो। आप हॉरिजॉन्टल में टोटल इफेक्ट देखते हो, आप वर्टिकल में टोटल इफेक्ट देखते हो। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों को लेकर के आप फिर a² + b² रूट में लगा करके आप सोल्व करते हो, या फिर √p² + q²। तो देख लेते हैं हम यहाँ भी रिजॉल्व करके, लेकिन उसके लिए मैंने बताया ये इसके पैरेलल है, तो ये थीटा हुआ, तो ये भी बाय ज्योमेट्री ये भी थीटा होगा, आप देख लेना। ये भी ज्योमेट्री, क्योंकि आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर अगर मैं पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दूं तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल ही होगा हमेशा। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, चलो ये बच्चों वाली बात थी, और बच्चों को बच्चों वाली बात हमने बता दी। तो अब आता है इसके रिजोल्यूशन का नंबर। जब रिजोल्व करोगे तो थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आता है वो कौन सा कंपोनेंट आता है, कोस कंपोनेंट। तो Fn कोस थीटा, ऊपर वाले का एक कंपोनेंट आ गया, ये हरा करके दिखा दिया मैंने। इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी बनाऊंगा तो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ये, तो ये हो जाएगा Fn साइन थीटा। सिमिलरली नीचे वाले का भी आप कोस कंपोनेंट लेगोगे तो इधर को आ जाएगा, तो ऐसा कह दोगे आप Fs ये क्या है आपके पास, Fs कोस थीटा। अब कहोगे ये कैसे कर दिया यार, ये लग तो रहा है Fs थीटा की डायरेक्शन में कोस कंपोनेंट, इसके परपेंडिकुलर देखोगे यहां, तो ये क्या हो जाएगा Fs साइन थीटा। इन दोनों को आप ऐसे मिला दो। तो जरा एक बात ध्यान देने वाली बात ये है कि जो साइन कंपोनेंट है एक ही पॉइंट पर, एक ऊपर को साइन कंपोनेंट लग रहा है और एक नीचे को लग रहा है, और फोर्स जो है डिस्टेंस इक्वल होने की वजह से, डिस्टेंस इक्वल का मतलब ये हुआ कि अगर आप ये निकालोगे, ये डायगोनल निकालोगे तो √r² + l² निकल कर आएगा। क्यों, क्योंकि ये l है और ये r है, 90 डिग्री है, तो डायगोनल ये जो है बाय पाइथागोरस थ्योरम √r² + l² हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला डायगोनल जो है ये भी तो r² + l² हो जाएगा पाइथागोरस से। तो पोल स्ट्रेंथ सेम, डिस्टेंस भी सेम, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, बट डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से इनका नेट इफेक्ट इस P पॉइंट पर कितना हो जाएगा, 0। जब P पॉइंट पर इसका नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा तो आप ये वाला डायग्राम फिर ना बना करके, क्योंकि फिर आपको ये Fs साइन थीटा, Fn साइन थीटा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब नहीं है तो फिर आपको इसको हटाना पड़ेगा, और जब हटाना पड़ेगा तो देखो मैं किस तरह से हटाऊंगा। अरे और हट जा भाई, अरे और हट जा, देखो जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट थे ये आपने सब खत्म कर दिए, तो ये बच गया आपके पास Fn कोस कलर, ये आ गया। मतलब आप जो है सिर्फ इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे और इसका भी आप क्या लोगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लोगे, मतलब Fs कोस थीटा भी इसी की तरफ को है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार मैग्नेट की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो नेट फोर्स की डायरेक्शन निकल कर आएगी वो किधर को आएगी, इधर को। अब ये नेट फोर्स जो है ये यूनिट नॉर्थ पर है, यूनिट नॉर्थ। तो ये नेट फोर्स यूनिट नॉर्थ की जब बात कर लेते हैं हम, नेट फोर्स ऑन यूनिट नॉर्थ, तो फिर वो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, क्योंकि आप यूनिट की बात कर रहे हो। आप ऐसे निकालो ना, फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ, तो फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ, जब पोल स्ट्रेंथ ये फिर आपने पोल की वैल्यू को आपने यूनिट कह दिया, तो फोर्स ही मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, पहले तो ये वाला लिख लेते हैं, क्या, फोर्स ऑन यूनिट नॉर्थ, यूनिट नॉर्थ पोल लिख दो या यूनिट नॉर्थ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स ऑन यूनिट नॉर्थ पोल ड्यू टू नॉर्थ, ये किसका नॉर्थ है, ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के नॉर्थ की वजह से। तो आप निकालोगे इसको, आप एफ एन कहोगे, एफ एन कहोगे ना, कि हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जल्दी से बताओ यूनिट, तो आपके पास हमारे जो पोल स्ट्रेंथ थी वो क्यू एम थी, और जो वहाँ पर रखा हुआ यूनिट रखा हुआ है, तो यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस। अभी मैंने आपको बताया था कि ये एल है, ये खड़ी हुई आर है, तो ये तिरछी जो हो गई बाई पाइथागोरस थ्योरम, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गई। तो यहाँ पर चलेगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर चलता। इसको सही करके, हाँ जब आपने इसे वेक्टर दिखा रखा तो यहाँ वेक्टर दिखाओ, डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन क्या है, अलोंग एन पी, अलोंग एन पी, ये भी दिखाओगे कि एन से पी की तरफ को। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एफ एन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या सॉल्व करेंगे इसको, क्यू एम स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचा, और ये अलोंग एन पी। सिमिलरली बात कर लेते हैं, सिमिलरली आप बताओगे कि इसने भी ऐसे ही किया। सिमिलरली एफ एस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम, डिस्टेंस दोनों की सेम है तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, अलोंग, इसने अट्रैक्ट किया होगा यूनिट नॉर्थ पोल को, तो अलोंग पी एस, पी से एस की तरफ को। तो ये आपके पास दोनों फोर्स निकल कर आ चुके हैं यूनिट नॉर्थ पोल पर। अब आप क्या कह रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिखो, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू बार मैग्नेट, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नेट फोर्स, ये क्या बना दिया मैंने, सींग के साथ नेट लिख दिया, सींग बना दिया मैंने खड़े हुए सींग। आप लिखोगे ये होगा नेट फोर्स ऑन यूनिट नॉर्थ पोल ड्यू टू बार मैग्नेट। बताओ अब वो क्या निकल कर आया, तो ये हो जाएगा बी इक्वेटोरियल। वो क्या है आपके पास, नेट फोर्स कैसे निकालोगे, आपको पता है कि नेट फोर्स निकालने के लिए वर्टिकल कंपोनेंट का तो रोल खत्म हो गया था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंटों ने ही सहारा दिया था। तो आपके पास जो नेट फोर्स आ जाएगा वो एफ एन, वो ये आएगा, देखो एफ एन कोस थीटा प्लस एफ एस कोस थीटा, बी इक्वेटोरियल। अब चूंकि इस डायरेक्शन में आ चुके हैं तो आप इनको स्केलर फॉर्म में दिखाओ, क्योंकि फिर मैं इसको भी वेक्टर दिखाऊंगा, जब यहाँ वेक्टर लगा रखा है स्केलर में दिखाएंगे तो ये हो जाएगा एफ एन कोस थीटा प्लस एफ एस कोस थीटा, मतलब मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन भी सेम है और एफ एन और एफ एस का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तुमने देखा था एफ एस और एफ एन का, एफ एस और एफ एन का दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है। लेकिन अगर एफ एस के डायरेक्शन देखो तो ये
और एफ एन की डायरेक्शन देखोगे तो वो, लेकिन इनके जो कंपोनेंट है एफ एन कोस थीटा या एफ एस कोस थीटा वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये जो आपके पास है ना मैग्नीट्यूड निकल कर आया मैग्नेटिक फील्ड का बी इक्वेटोरियल पर, वो ये निकल कर आया। अब चूंकि एफ एन जो है एफ एस के बराबर है मैग्नीट्यूड में, ये वाली बात आप ऐसे कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड जो है एफ एन का मैग्नीट्यूड जो है वो एफ एस के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो या तो आप इसको ऐसे ही रहने दो या आप एफ एन और एफ एस की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप ये चीज़ दिखा रहे हैं फिर आप कहोगे यार हम तो इसमें कंफ्यूज हो गए। तो भैया आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक काम करो, ख़त्म करो, कोस थीटा दोनों में कॉमन है तो कोस थीटा बाहर ले लो, बचेगा अंदर एफ एन प्लस एफ एस, तो एफ एन की वैल्यू भी पुट कर दो और एफ एस की भी वैल्यू पुट कर दो, उनके मैग्नीट्यूड। तो एफ एन का करोगे तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो मेरी बात अभी सिद्ध हो जाएगी। इसका भी कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल। देखो जो मेरी बात थी वो सिद्ध यहाँ हो गई। मैंने कहा दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो सेम नहीं है क्या? सेम है, बिल्कुल सही बात है। मज़ा आ रहा है भाई बच्चों? अब क्या करना है, कोस थीटा की वैल्यू भी रख दो, कोस थीटा की वैल्यू रख दो और अंदर सॉल्व भी करेंगे। कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा ये है तो बेस ये हुआ, हाइपोटेनियस तिरछा हुआ, सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ। बेस कितना है आपके पास L और हाइपोटेनियस कितना स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये रख दो आप, क्या बेस L हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस, ये दोनों सेम हैं तो आप कह सकते हो दो बार आया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो एक बार और एक बार, आपको दो बार आ गया, ठीक है। अब देखो फायदा होगा, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं जो डायपोल मोमेंट होता है वो 2 इंटू या ऐसे कहो पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L के बराबर होता। तो जहाँ जहाँ आपको दिखाई दे QM दिखाई दे रहा, बिल्कुल दिखाई दे रहा, 2L 2 ये है, L ये है, तो इन तीनों की जगह आप क्या रख सकते हो M। तो B इक्विटोरियल ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सबसे पहले लिख दिया आपने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई सबसे पहले लिख दिया और इसकी जगह आपने लिख दिया ऊपर M, और नीचे क्या बचा भाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं, अलग अलग यहाँ ले लेते हैं या फिर उस तरफ ले लेते हैं, उस तरफ ले लेते हैं क्योंकि रफ साइड आप ये मानोगे। अगर मैं ये कहूँ ये x है और इसकी रूट x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका मतलब ये होता है, रूट x का मतलब ये होता है x की पावर हाफ। जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है आपस में जुड़ जाती है। जब एक में आधा जोड़ते हैं तो 1.5 हो जाता है, 1.5 को आप 3/2 कहते हो, 2 प्लस 1 2 प्लस 1 3/2। तो ये आप जो है x माने एक बार x की पावर हाफ ये है और एक x ये है, तो इसका मतलब x की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, मतलब एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पावर कितनी हो जाएगी 3/2। कुछ और भी बच गया क्या? L भी गया, म्यू नॉट अपॉन 2 4 पाई ये भी आ गया, 2M QM ये सब कुछ आ गया, बस सब कुछ ही आ गया। तो इसको जरा और आगे ले जाते हैं, और आगे लेके आएंगे तो आपके पास कितना निकल कर आ जाएगा B इक्वेटोरियल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये वाली बात हो गई। और इधर क्या लिखा हुआ, इधर क्या लिखा हुआ था QM, अब तो वो खत्म हो गया, QM की जगह सिर्फ M आ गया डायपोल मोमेंट अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर। अब यहां आप मानोगे इफ, आप कहोगे इफ क्या जो L है वो बहुत छोटा है R से, तो उसका स्क्वायर और भी ज़्यादा छोटा होगा, तो आप कहोगे इफ L जो है या फिर R जो है R जो है वो बड़ा है L से, तो R स्क्वायर और भी बड़ा होगा L स्क्वायर से, तो आप कहोगे कि L स्क्वायर जो है उसको मैं क्या कर दूं नेगलेक्ट। तो नेगलेक्ट करोगे तो आपके पास B इक्वेटोरियल कितना निकल कर आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M। तो L को हटा दिया, R स्क्वायर बचा, इसकी पावर कितनी बची 3/2 से 2 कटा, तो B इक्वेटोरियल कितना निकल कर आ गया म्यू नॉट इंटू M अपॉन R⁵। अगर आप लोगों को ध्यान हो आप लोगों को,
तो आपने डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल में जो निकाला था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो निकाला था के पी अपॉन आर क्यूब, और एक्सियल में निकाला था, एक्सियल में आपने निकाला था के 2p अपॉन आर क्यूब। तो के तो कांस्टेंट है, 2p अपॉन आर क्यूब को देखो, p अपॉन आर क्यूब को देखो, तो यहां भी तो यही आ रहा है। बस वहां पर डायपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p था, तो यहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m है, तो m अपॉन आर क्यूब, ये तो कांस्टेंट है, ये तो k का काम करेगा, तो kp अपॉन आर क्यूब, सब कुछ वही है ना। और वहां 2 आ गया था, इससे पिछले वाले में क्या आया था, 2 आया था। कहाँ गया अबे कहाँ गया, ये देखो 2 आया था। तो सब कुछ तो वही है, सब कुछ वही है, इसलिए बच्चों को नहीं पढ़ाता था। लेकिन अब ऑनलाइन का मसला बन गया तो ऑनलाइन पढ़ाना बनता है। अब जरा इसको अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कहूँगा तो फिर मुझे ये वाला ही वेक्टर फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये ऐसे चलेगा, आर क्यूब ऐसे ही चलेगा, एम बताएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि एम की डायरेक्शन किधर को है, डायपोल मोमेंट किधर से होता, किधर को होता, साउथ से। तो डायपोल मोमेंट ये था, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो नेट फोर्स की वजह से आया। मैग्नेटिक फील्ड तो इधर को आया, तो एक दूसरे के एंटी पैरेलल। जब एक दूसरे के एंटी पैरेलल है मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड तो इनके, चलो मैग्नीट्यूड की बात ही मत करो क्योंकि ये भी है, तो ये एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल, और आप इनको दिखाना चाह रहे हो एक साथ, तो आप कहोगे माइनस ये लगा के ये वाली बात सही है, एंटी पैरेलल की वजह से माइनस साइन आ गया। तो ये है आपके पास। अगर यहाँ एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये नोटिस आपने वहाँ भी किया था, यहाँ भी कर लो, वहाँ भी तो किया था, यहाँ भी कर लो, क्या कि जो एक्सियल में निकल कर आएगा वो डबल होगा किसका, इक्वेटोरियल का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये आज का आपका ये लेक्चर था, लेक्चर ख़त्म हो चुका है। आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज़ जानी, प्लॉटिंग करना सीखा आपने ग्राफ, और साथ में आपने एक्सियल और इक्वेटोरियल में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं इस चीज़ के बारे में जान लिया। ये लेक्चर नंबर 2 था, फिनिश हो चुका है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक का, जा करके फॉलो करें, फॉलोअर्स भी बढ़ा दो यार, और वहाँ जाकर अपनी क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि मैं सिर्फ आपको 12th के बताऊंगा, आप 11th के हैं तो 11th की बताऊंगा, अगर आप IIT या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी क्वेरीज को भी डिस्कस कर लूंगा। लेकिन एक बार आप क्वेरी तो लेकर आओ। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। थैंक यू वंस अगेन।